नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन से आप समझ सकते हैं कि इसमें दो केस आ सकते हैं, एक तो होलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। इसके लिए आपको एक सबसे अच्छा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, शायद हमने पहले रिकॉल भी किया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस, या तो वो सरफेस पर हो और आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर, देन द यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास, ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म स्फेरिकल मास, मास जो है वो स्फेरिकल तो होना चाहिए बट यूनिफॉर्म, दैट मीन हर जगह एक समान रूप से फैला हुआ होना चाहिए। बिहेव लाइक अ पॉइंट मास पार्टिकल विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। याद करो, जो हमने फोर्स निकाला था स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के कारण आउटसाइड पॉइंट पर, तब भी हमने यही काम किया था कि जब जब यूनिफॉर्म स्फीयर्स होते हैं तो हम उनके मासेस को सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हैं। यदि हम आउटसाइड द स्फीयर कोई पॉइंट लेते हैं जहां हमें या तो ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो ध्यान दीजिए इस बात को। इसमें हम पहला केस ले रहे हैं फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का हम मास m मान रहे हैं, लेट m बी द मास ऑफ द स्फीयर, उसकी रेडियस r मान रहे हैं, r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड स्मॉल r, जी स्मॉल r जो ध्यान देखिए, स्मॉल r द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से कितना दूर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इट मे बी आउटसाइड, इट मे बी इनसाइड, और इट मे बी ऑन द बाउंड्री, दैट मीन यू कैन से सरफेस। तो इस तरह से तीन केस बन सकते हैं, अंदर, बाहर या सरफेस पर। तो हम तीनों केस को हम अब डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं यहां रफ कर रहा हूं थ्योरेटिकल पॉइंट, राइट। और सॉलिड स्फीयर के लिए हम फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आउटसाइड पॉइंट लेता हूं। मैंने जो पॉइंट अभी भी रफ किया है वो आउटसाइड पॉइंट वाला ही किया है, जिसमें हम पूरे मास को सेंटर पर अज्यूम कर सकते हैं। ये देखिए, मैं डालता हूं हेडिंग केस फर्स्ट, नाम है इसका हैशटैग आउटसाइड, राइट। मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P, सेंटर से डिस्टेंस R ले रहा हूं, देख सकते हैं आप। मास m है स्फीयर का और रेडियस r है और सॉलिड है, ठीक है। तो मैं इस पूरे स्फीयर के मास को इसके सेंटर C पर रखा हुआ, C के बिल्कुल यहां बना रहा हूं आपको C, तो पूरे मास को मैं यहां रखा हुआ मान सकता हूं। और फिर उसी पॉइंट, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी थी r, तो बताइए, यदि मैं पूरे मास को सेंटर पर रखा मान लो तो ये तो एज अ पॉइंट मास तरह बिहेव करेगा। यदि ये पॉइंट मास हो गया तो आप बता सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी कितनी आने वाली है, IP वेक्टर। तो पॉइंट मास का फॉर्मूला क्या था, बिल्कुल सही, पहले तो मैग्नीट्यूड बताइए, gm अपॉन r स्क्वायर, मास m, डिस्टेंस r, तो gm बाय r स्क्वायर। डायरेक्शन m मास के लिए P पॉइंट कहाँ है, वो रहा, तो इसको हम बोल सकते हैं r वेक्टर, बट हमने केवल मैग्नीट्यूड दिखाया है। बट कैपिटल M P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कहाँ दिखाएगा, अपनी तरफ, इसलिए यहाँ r के अपना आकर क्या आता है, बिल्कुल सही, माइनस r के। तो मैंने आपको पहले बताया था, वापस रिपीट कर देता हूँ, यहाँ माइनस क्या शो ऑफ कर रहा है, यहाँ माइनस शो ऑफ कर रहा है, बिल्कुल सही, अट्रैक्टिव नेचर को। दैट मीन IP अपनी तरफ होगा, और यू कैन से किसी भी पॉइंट पर, जब भी आप पॉइंट मास के कारण किसी भी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो उसी की तरफ होगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस r कैप शो ऑफ कर रहे हैं। तो ये तो हुआ केस नंबर 1। अब आते हैं हम केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 को लेते हैं हम सरफेस पर। अब हम एक पॉइंट जो कि यहाँ अभी ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया गया है, वहां पॉइंट कहाँ था, आउटसाइड द स्फीयर। यहाँ आप ये भी बोल सकते हो ब्रैकेट में कि r जो है वो कैपिटल R, दैट मीन रेडियस से बड़ा है, बाहर है तो रेडियस से बड़ा ही होगा। नेक्स्ट हैशटैग नंबर 2, इसको लेते हैं एट सरफेस। ये है केस सेकंड। पहला आउटसाइड था, अब एट सरफेस। सरफेस है मतलब R इक्वल टू R, राइट। सेंटर दिखाइए, R रेडियस, M मास दिखाइए,
और जो P पॉइंट पहले बाहर था उसको सरफेस पर आके डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ P पॉइंट और C पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो कि हमने स्मॉल आर मान रखी है वो कैपिटल आर दैट मीन रेडियस के ही बराबर है। और अभी अभी हमने पॉइंट बताया था कि यदि कोई पॉइंट P आउटसाइड हो या सरफेस पर हो तो पूरा मास कहाँ मान लेते हैं? बिल्कुल सही, सेंटर पर। ये C सेंटर रहा, पूरा मास आपने यहाँ मान लिया, तो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव कर सकता है। और ये P पॉइंट ये रहा, ये C रहा और ये P पॉइंट रहा। ये डिस्टेंस कितनी हुई? या तो आप इसको स्मॉल आर ले दीजिए या कैपिटल आर, दोनों बराबर है यहाँ पर। तो अब बताइए I एट P वेक्टर इस केस में क्या आएगा? मास है, डिस्टेंस है, पहले डिस्टेंस स्मॉल आर थी, अब डिस्टेंस कैपिटल आर। ये हो गया GM बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन भी क्या करेंगे? बिल्कुल सही, अगेन माइनस आर के अंदर की तरफ, मास अपनी अंदर की तरफ और यू कैन से सेंटर की तरफ ही फोर्स लगाएगा, और जहां फोर्स लगाएगा वहीं फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये होगा केस नंबर 1 एंड 2 आप 1 से भी ला सकते हैं, आप डायरेक्टली स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे तो केस नंबर 2 भी बन जाएगा। अब आते हैं बात केस नंबर 3। तो मैं केस नंबर 1 और 2 दोनों रफ कर रहा हूं। केस नंबर 3 अच्छा है और इसका फॉर्मूला भी नॉर्मली जो फॉर्मूले आते हैं उससे थोड़ा डिफरेंस है। क्यों है आप खुद सोचिए थोड़ी देर और ध्यान से सोचिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट P इनसाइड है। अब इनसाइड में क्या कुछ खास बात होती है देखते हैं। केस 3 हैशटैग इनसाइड पॉइंट। इनसाइड में आर कितना जाएगा? रेडियस से थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देता हूं मैं। यहां मास स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, और ये रहा आपका सेंटर C। ध्यान देखना, ये रहा आपका पॉइंट P, ये रहा आपका रेडियस R और ये रहा डिस्टेंस स्मॉल r। देख लीजिए स्मॉल r कैपिटल R से कम है। मास पूरा ले लीजिए, बट ये पूरा मास किसका है? पूरे स्फीयर का। अभी अभी हमने कहा था कि यदि पॉइंट P किसी स्फीयर के या तो आउटसाइड हो या फिर सरफेस पर हो तो पूरा मास स्फीयर का कहाँ अज्यूम करते हैं? सेंटर पर। बट ये P पॉइंट खुद इनसाइड है, लेकिन इसको यदि आप ध्यान से देखें तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। यदि मैं स्मॉल r रेडियस का स्फीयर बनाऊं, ग्रीन पेन से दिखा रहा हूं मैं, और मैं शेडेड भी कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन पेन है, शेडेड बाय ग्रीन पेन, ग्रीन मार्कर, तो आप देख सकते हैं वो मास, या ऐसे बोल दो इस ग्रीन वाले स्फीयर के सरफेस पर ये P पॉइंट है, राइट। और बाकी जो मास है ब्लैक वाला वो आउटसाइड में कह सकते हैं आप, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो ग्रीन वाले पोर्शन में मास है उसी को आप सेंटर पे अज्यूम कीजिए, ओके। तो यदि बाहर हो पॉइंट तो हम पूरे मास को ले लेते हैं, बट अंदर वाले केस में ध्यान रखिएगा कि हमें केवल कौन सा मास सेंटर पर अज्यूम करना है? केवल उस रेडियस या यू कैन से कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वाली रेडियस के अंदर वाला मास जहां तक P पॉइंट आपने रखा है। तो जहां आपने P पॉइंट रखा है वहां तक यदि जो भी डिस्टेंस है सेंटर से, उस रेडियस का जब स्फीयर बनाएंगे केवल उसका मास आपको सेंटर पर रखना है, आउटसाइड वाले का नहीं रखना। तो यहाँ आउटसाइड कौन हो गया? स्मॉल r से कैपिटल R के बीच वाला पोर्शन, दैट विल। तो इस मास से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल उस मास का मतलब है जो कि इनसाइड है। किसके इनसाइड? स्मॉल r रेडियस वाले अज्यूम्ड स्फीयर के। अब ऑब्वियस पूरे का मास m है, तो इस ग्रीन वाले का मास m तो नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, उसको मैं m डैश अज्यूम कर लेता हूं। P पॉइंट आपका ये रहा, राइट। डिस्टेंस आ गई आपकी स्मॉल r, और आपका फॉर्मूला बन गया बहुत इजी सा, जब मैं यहाँ देता हूँ IP इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ m लिख देते हैं, जबकि ये m नहीं है, क्या है? बिल्कुल सही, m डैश। हाँ, हमें m डैश नहीं मालूम, अभी हम m डैश को कैपिटल M की टर्म्स में रख देंगे। डिस्टेंस कितनी है? r स्क्वायर, राइट। और डायरेक्शन तो मालूम है, माइनस r कैप अंदर की तरफ, हर बार माइनस r कैप ही आएगा। अब बात करते हैं m डैश की। सिंस ये यूनिफॉर्म है,
स्फीयर हमने स्टार्टिंग से बात करी, यूनिफॉर्म के लिए ही हम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कर रहे हैं कि पूरे मास को हम सेंटर पे अज्यूम कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म बॉडीज में क्या होता है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है। यदि डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप m डैश जो कि पर्टिकुलर पोर्शन का मास है और m पूरी बॉडी का मास है, यदि हम इनका रेशियो निकालें और इन मासेस को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी को मैं रो लिख दूं, वॉल्यूम को यहां लिखता हूं v डैश और यहां लिखता हूं v कंप्लीट, राइट। तो डेंसिटी तो सेम है, चाहे पूरे की हो चाहे एक पर्टिकुलर पोर्शन की हो, डेंसिटी विल कट आउट। नाउ ये आ जाएगा v डैश अपॉन v, v डैश लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे भी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों ही स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी स्फेरिकल है अज्यूम और वो तो स्फीयर है ही। अब ध्यान दीजिए कौन सी रेडियस कहाँ आएगी, v डैश किसका है, शेडेड पोर्शन का, शेडेड पोर्शन की रेडियस बिल्कुल सही स्मॉल r और पूरे की रेडियस कैपिटल R, ये लीजिए। तो यहाँ m डैश आ गया, ध्यान से देखिए पाई पाई कैंसिल आउट, 4/3 भी कैंसिल आउट, तो r³ यहाँ बच गया है और कैपिटल M को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच गया। अब मैं m डैश की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल M, आंसर आ जाएगा। Therefore IP equals to G r³ M अपॉन कैपिटल R³ अपॉन नीचे स्मॉल r² है, ध्यान से स्मॉल r², और ये हो गया माइनस r²। अब देख लीजिए यहाँ स्मॉल r दो कट जाएंगे, केवल एक बचेगा। मैं रीअरेंज कर देता हूँ, G और कैपिटल M को लिखता हूँ एक साथ, नीचे r³ को साइड में, और जो एक स्मॉल r बचेगा वो इधर साइड में, और माइनस r³ तो डायरेक्शन के लिए है ही। तो अब देख सकते हैं नया फॉर्मूला आ चुका है GmR/r³। इस तरह से तीन केस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं तीनों केस को कंबाइन करते हुए ग्राफ बनाना चाहता हूं। दैट मीन यदि ये P पॉइंट सेंटर पर हो तो स्मॉल r 0 हो जाएगा, और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगा तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी। तो स्मॉल r और इंटेंसिटी I, ध्यान से यहाँ पर वेक्टर था IP वेक्टर, और यू कैन से केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो IP और R के बीच में फॉर्मूला तो हम बना चुके हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, तो मैं पहले तो तीनों फॉर्मूले को कंबाइन करूंगा और फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा, राइट। तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, तीनों केस अब मैं रफ करके ग्राफ पर आ रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ फॉर्मूले में आपको साथ में एक साथ दिखा देता हूं, IP ओनली इन मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हैं पहला फॉर्मूला था Gm/स्मॉल r², ये है सेमीकोलन, और r की वैल्यू रेडियस से बड़ी थी, मतलब आउटसाइड पॉइंट, और यही यदि आउटसाइड पॉइंट की जगह इक्वल टू दैट मीन सरफेस पर होता तो फॉर्मूला क्या आया था Gm/r², और तीसरा फॉर्मूला था Gm/r³ केस नंबर 3 इंटू स्मॉल r, और ये था इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो तीनों में माइनस सिंबल था, राइट। तो यदि मैं 1D की बात करूं तो मेरे तीनों I नेगेटिव आने वाले हैं। एक काम करते हैं, r³ को हम मैग्नीट्यूड वाइज हटा लेते हैं, और ये माइनस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है मैंने पहले बताया था आपको, बिल्कुल सही, अट्रैक्टिव नेचर। ओके, ये स्मॉल r। तो अब तीन केसेस में से स्मॉल r की वैल्यू यदि मैं कैपिटल R के इक्वल रखता हूं तो यहां देख सकते हैं केस नंबर 1 तो आएगा कैपिटल R के आउटसाइड, केस नंबर 2 कैपिटल R पर, और केस नंबर 3 कैपिटल R के इनसाइड। तो अब देखिए IP शुरुआत में स्मॉल r के प्रोपोर्शनल है। यदि मैं मास और कैपिटल R दैट मीन रेडियस को कांस्टेंट मान लेता हूं, अच्छा माइनस मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो ये तो रहा स्लोप नेगेटिव, और IP स्मॉल r के यस स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही, उसकी प्रोपोर्शनल है। IP और R प्रोपोर्शनल है जब स्मॉल r की वैल्यू 8 से कम है। तो जब स्मॉल r की वैल्यू 8 से कम मतलब 0 से r के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। कब तक, जब तक वो r पर ना पहुंच जाए, ओके। और जैसे ही आप r पे पहुंच जाओगे दैट मीन r इक्वल्स टू r, राइट। तो r इक्वल्स टू r पर फॉर्मूला क्या था, -Gm/r², तो ये वैल्यू हो जाएगी -Gm/r²।
नाउ जैसे आप आउटसाइड जाओगे, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ना देखिए स्मॉल आर की वैल्यू जैसे आर से बड़ी हो जाएगी तो फॉर्मूला ये बन रहा है, दैट मीन 1/r²। मतलब आर बढ़ेगा तो आईपी की वैल्यू कम होनी चाहिए। ध्यान से, नेगेटिव मतलब पूरा ग्राफ नेगेटिव में आने वाला है। ठीक, अब जैसे आप देख सकते हैं कि स्मॉल आर की वैल्यू से बढ़ेगी तो आईपी की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी और कम होते कहां पहुंच जाएगी, बिल्कुल सही 0 तक। तो ग्राफ एक तो हो गया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ घूमते हुए, स्ट्रेट लाइन नहीं, घूमते हुए 0 की तरफ जाएगा। और कहां पर बताइए, स्मॉल आर की वैल्यू यदि मैं इन्फिनिटी रखूं तब जाकर ये आईपी 0 होगा। तो नाउ इस तरह से घूमते हुए आप इसकी वैल्यू टच ना करते हुए इनफाइनाइट पर ले जाइए। ओके, तो आप दिखा सकते हैं यहां बाहर तो आईपी प्रोपोर्शनल -1/r² और अंदर हो गया आईपी प्रोपोर्शनल -r। ओके।